नमस्कार। मैं हरिदत्त विद्या एडुटेक में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य पर कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस समय देख रहे हैं, जिसमें से इस सीरीज का पहला जो भाग आपको है उसकी चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूं और आज हम लोग इसके दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारी टीम का ये एक प्रकार का उद्देश्य है, जो आपको यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है उन सभी बातों को ध्यान में रख करके कुछ गंभीर प्रश्न बनाए गए हैं और उस पर आपसे चर्चा हो रही है। टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे जो बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं पहले वो टेस्ट देते हैं, फिर इसके बाद इन प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाता हूं। तो जो भी आपके सामने प्रश्न रखे जाएंगे बड़े गंभीरता पूर्वक आप देखेंगे और गंभीरता पूर्वक देख करके उस प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज दूसरे भाग में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो सबसे पहले आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और फिर इसके बाद अपना एक ध्यान देंगे और अच्छे से आप देखने की कोशिश करेंगे और सोच समझ करके आप उत्तर दें, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर पाए और देख पाए कि कितनी जो है कि समझदारी आपके पास है, कितना गहराई से प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। तो आइए आज के पहले प्रश्न पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, उसका सही और सटीक उत्तर क्या। कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर में स्थापित सरकी साम्राज्य के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकी राजवंश जौनपुर में एस्टैब्लिश हुआ था, महत्वपूर्ण राजवंश है और कला और साहित्य के दृष्टिकोण से देखने के बाद और शिक्षा के दृष्टिकोण से उनका भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है। तो पहली बात आपसे कर रहे हैं कि जौनपुर अपनी स्थापत्य शैली और विद्वता के कारण भारत का सिराज के नाम से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग सरकी वंश की चर्चा करें और देखने की कोशिश करें तो आप कहेंगे जो सरकी वंश आपका है, सरकी वंश आप जानते हैं कि सरकी वंश की जो स्थापना थी, उस स्थापना को अगर देखा जाए तो जौनपुर में हुआ था और इनके काल में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ था। शिक्षा और साहित्य का अगर आप देखेंगे, शिक्षा एवं साहित्य के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसका विकास का काल मान सकते। उस समय अगर आप देखेंगे तो जौनपुर चूंकि शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में था और उसको सिराज ए हिंद के नाम से इसको पुकारा जाता है। सिराज ए हिंद के नाम से इसको पुकारते हैं, यानी पूर्व का मोती। एक प्रकार से जब आप आगे पढ़ेंगे जो है कि शेर शाह सूरी के बारे में, तो शेर शाह सूरी यहीं से शिक्षा को ग्रहण किया था और इसके बाद देखेंगे कि अरबी और फारसी साहित्य को पढ़ करके एक मुकाम को हासिल किया था और बाद में आप देखेंगे कि जब अपनी इस विद्वता को प्राप्त करेगा तो अपनी इसी योग्यता के बल पर आप देखेंगे सल्तनत काल में अपनी एक नए मुकाम को हासिल करता है। तो करें कि जौनपुर अपने स्थापत्य और विद्वता के कारण भारत में सिराज के नाम से जानते हैं, तो कहेंगे कि बिल्कुल इसकी सही बात इसकी हमको मिल गई। पहली बात, आज मैं ज्यादा उसकी व्याख्या नहीं करूंगा, जितना क्वेश्चन कर रहा है उतना ही बात हम लोग करें। करें कि अटाला मस्जिद सरकी वास्तुकला की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें मीनारों का अभाव और इसके बाद विशाल प्रवेश द्वारों और उन पर उपस्थित इनकी विशेषता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकी वंश में अगर आप देखेंगे तो अटाला जो मस्जिद आपकी है वो जौनपुर की स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो एक उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसमें जो इनके जो प्रवेश द्वार है, इसमें किबला दीवान एक, जब कभी हम लोग स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो उनकी जो है कि अगर आप देखेंगे जो दीवारें इतनी भव्य बनाई गई, जैसे दक्षिण भारत में हम लोग देखते थे गोपुरम के बारे में, जब मंदिर स्थापत्य कला आप पढ़ते हैं द्रविड़ शैली में तो आप देखते हैं कि इनके जो भव्य प्रवेश द्वार हुआ करते थे वो उनकी उस कला की विशेषता थी। तो वही आपसे कह रहा है कि इसमें मस्जिद के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, इसमें मीनारों का अभाव है, विशाल प्रवेश द्वारों की उपस्थिति इनकी विशेषता है। तो जो विशेषता आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में आपको द्रविड़ शैली में दिखाई देती है, उसी प्रकार की एक विशेषता आप देखेंगे कि यहाँ की
मस्जिद में आपको दिखाई देती है। और उससे आप देखते हैं कि मीनारों का न होना, भव्य प्रवेश द्वार का होना, किबला लिबान छोटा हो जाना, ये आप देखेंगे कि उसके कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू भी उसमें हमको समझ में आते हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरी जो बात आपको मिल गई वो भी सही है। फिर कह रहे हैं कि सरके सुल्तान केवल फारसी साहित्यों के प्रोत्साहन को, स्थानीय भाषाओं को का दमन किया। कहेंगे कि ये बात बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको चर्चा किया और मैंने आपको बताया कि जो सरकी वंश के काल में अगर आप देखेंगे तो अरबी, फारसी और क्षेत्रीय साहित्य के रूप में आप देखेंगे उनका विकास हुआ है। और यहां पर आप देखेंगे कि इन साहित्यों का अध्ययन करके, मैंने शेरशाह सूरी एक प्रचलित नाम मैंने बताया जो सिराज हिंद पूर्व के मोती के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहां पर अरबी, फारसी से लेकर के और अन्य साहित्यिक क्षेत्रों का विकास हुआ। तो तीसरी बात इसमें गलत हो गई। अब पूछ रहे हैं कि कितने सही है, तो कहेंगे कि कितने सही है, तो इसका मतलब है कि कह रहे हैं कि इसमें दो यानी एक और दो यानी दो कथन इसमें सही है। तो इसका मतलब है कि इसका सही और सटीक उत्तर क्या हो गया, आप कहेंगे दो, तीसरा कथन गलत है और वो रंग है, यानी क्षेत्रीय साहित्य से लेकर के और इसके बाद अन्य साहित्यों का भी विकास उनके काल में हुआ था। तो पहली बात, पहले प्रश्न का उत्तर कह रहे हैं कि इसमें अगर देखा जाए, कह रहे हैं कि दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के सूफी संतों और राज्य के मध्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सुल्तानों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने और उसके राजकीय पदों को स्वीकार किया है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इनके बारे में जो सूफी संतों में खासतौर से जो आप कहेंगे चिश्ती संप्रदाय, अगर हम लोग करें चिश्ती संप्रदाय की चर्चा अगर आपसे किया जाए और उसमें अगर आप निजामुद्दीन औलिया साहब की चर्चा करें, निजामुद्दीन औलिया साहब की अगर हम लोग चर्चा करें, जैसा कि आप जानते हैं कि चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्रमुख संतों में से एक माना जाता है। दिल्ली में इनकी दरगाह थी और बहुत जाना माना नाम था। और आप जानते हैं कि दानियल अल बुखारी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि याद रखिएगा कि चिश्ती संप्रदाय खास तौर से औलिया के बारे में चर्चा आपसे किया जाए तो आप कह सकते हैं कि ये राजनीतिक जो है कि संरक्षण को, आप कहेंगे राजनीतिक जो संरक्षण उसको स्वीकार नहीं करते। यानी एक प्रकार से कहेंगे राजनीतिक जो पद हैं, पदों को लेकर के ये क्योंकि अपने आप को क्या मिलते थे, अपने आप को कहेंगे फकीरी में विश्वास करते थे ये लोग। तो इन्होंने राजनीतिक पदों को प्राप्त करने से मना करते। जब कभी आप इनके बारे में चर्चा करेंगे तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक नाम आता है, जिसके नाम पर आप देखेंगे कि दिल्ली की कुतुब मीनार मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कल जो इसके पीछे वाले टॉपिक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उनको जब इल्तुतमिश शेख उल इस्लाम की उपाधि देने की बात करता है तो उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। और इनका तो प्रसिद्ध बात यह है कि निजामुद्दीन औलिया साहब का, ये कहते थे कि मेरे घर में दो दरवाजे। कई बार जो है कि जलालुद्दीन खिलजी और इसके बाद अलाउद्दीन मिलने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को कहने से मिलने से मना कर दिया कि मेरे घर में दो दरवाजा है, अगर एक दरवाजे सुल्तान आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि ये जो सूफी संत थे, खासतौर से चिश्ती संप्रदाय में अगर आप देखेंगे तो चिश्ती संप्रदाय में इन लोगों ने राजनीतिक पदों को लेने से अपने आप को परहेज किया और जो एक संत की परंपरा थी उस संत की परंपरा को बनाए रखने में एक अपना योगदान दिया था। बाद में आप देखेंगे कि नजीमुद्दीन सुगरा को दिया गया था। जब उसने शेख उल इस्लाम की उपाधि लेने से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मना कर दिया था तो बाद में नजीमुद्दीन सुगरा को दिया गया था, इल्तुतमिश ने दिया था। तो पहली बात क्या हुई, इसका मतलब है कि स्वीकार किया था, तो इसका मतलब है कि पहली बात आपको हो गई गलत। अब दूसरी बात हमसे कह रहा है कि शेख रुकनुद्दीन सुहरावर्दी राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया और ऊंचे प्रशासनिक पदों को प्राप्त किया। याद रखिएगा कि जो सुहरावर्दी संप्रदाय के जितने भी संत हैं, तो आप कहेंगे पहली तो दूसरी बात तो बिल्कुल सही हो गई। अगर आप सुहरावर्दी संप्रदाय की बात करेंगे, सुहरावर्दी संप्रदाय की अगर बात किया जाए, ये राजनीति में विश्वास करते थे और राजनीतिक पदों को क्या करते थे, राजनीतिक अगर पदों को अगर आप देखेंगे तो पदों को प्राप्त करते थे। जिसमें एक चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें
शेख रुकनुद्दीन की बात चर्चा करते हैं तो उसमें जो है कि आप देखेंगे कि इनकी जो पूरी चर्चा शेख रुकनुद्दीन अबुल पख्ती इनका पूरा नाम था। और इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो इनका जो रुतबा था, खासतौर से शेख रुकनुद्दीन का अगर आप रुतबा की अगर बात करेंगे तो इनके इस संप्रदाय के सुहरावर्दी संप्रदाय के लोग, जो आप जानते हैं कि जो चिश्ती संप्रदाय के इस्टेब्लिश करने वाले संस्थापक जो हम लोग गरीब नवाज को मानते हैं, उनकी बराबर का दर्जा इनको प्राप्त है। और मैंने आपको बताया कि ये लोग राजनीतिक पदों को प्राप्त करते थे। आगे चल करके इसी संप्रदाय में अगर आप करेंगे तो बहाउद्दीन जकारिया एक नाम आता है। बहाउद्दीन जकारिया तो जब आप देखेंगे कि इल्तुतमिश और इसके बाद जो है कि आप देखेंगे कि उसके शासन काल में अगर आप देखेंगे नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच जब संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में खड़ा भी थे। किसकी तरफ से? आप कहेंगे कि उनके तरफ से खड़ा थे और इल्तुतमिश की तरफ से। और इल्तुतमिश ने इन्हें भी शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था, उन्होंने ग्रहण भी किया था। यहां तक वो राजनीति में ही नहीं, आप देखें कि जो सुहरावर्दी संप्रदाय के जो लोग थे उसमें संत जो हुआ करते थे वो संपत्ति में भी बहुत विश्वास करते थे। और इनके पास आप देखेंगे कि इनके खानकाह में जहां ये लोग रहते थे, एक प्रकार से बड़े बड़े सुल्तानों और पदाधिकारियों का आना जाना भी, एक जमाना भी लगा रहता था। इन लोगों ने राजनीति के साथ अपने आप को बड़ा संतुलित करके चला है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दूसरी बात हमको क्या दिख रही है, बिल्कुल साफ इसमें सही आपको दिखाई दे रही है। तो दूसरी बात हमको सही लगी। तीसरी बात करें कि शेख सलीम चिश्ती के बारे में कह रहे हैं कि इसमें शेख सलीम चिश्ती मुगल सम्राट अकबर के गहरे आध्यात्मिक संबंध, तो आप देखेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है। यानी जब हम लोग एक कौन संप्रदाय है आपकी, शेख सलीम चिश्ती साहब अगर आप देखेंगे तो शेख सलीम चिश्ती अगर आप देखेंगे, शेख सलीम चिश्ती की अगर बात करें तो ये इनका जो संबंध है, आप कहें कि अकबर के साथ इनका संबंध बहुत गहरा संबंध था। और अकबर इनकी खानकाह में जाया करते थे और माना यह जाता है कि इन्हीं की आशीर्वाद से अकबर को एक पुत्र प्राप्त हुआ था। अकबर को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसको प्यार से आप देखते थे कि सलीम नाम रखा था, जो जहांगीर था। तो आप कहेंगे कि अकबर कहेंगे कि इन्हीं की आशीर्वाद से अगर आप देखेंगे, आशीर्वाद जैसे आप देखते हैं कि आप लोग भी बाबाओं का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो इन्हीं के आशीर्वाद से अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसमें इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका प्यार से इन्होंने इन्हीं के नाम पर सलीम शेखू बाबा भी कहता था। तो इस प्रकार से इनको जो है कि आप देखेंगे कि, और जो इनकी मजार है जो है कि फतेहपुर सीकरी में, तो इनकी मजार का भी निर्माण करवाया था। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे तो इनको देखने के बाद ये लगता है कि जो इस प्रश्न में तो 2 और 3 इसका सही है। करें कि कितने युग्म सही है, तो इसमें भी 2 हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कितने युग्म सही है, तो कहेंगे कि इसमें 2 युग्म सही है, यानी 2 और 3। पहला युग्म गलत है जिसमें आपको निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा कि दिल्ली सल्तनत की सैन्य संरचना के संदर्भ में अहदी सैनिकों की विशेषता क्या थी। आइए जरा देखते हैं कि अहदी सैनिकों की विशेषता किस प्रकार की थी, क्या खासियत इनकी थी। पहली बात देखिए कि जब देखिए कि ये सल्तनत काल की ही बात सिर्फ नहीं है बल्कि ये मुगल काल तक चलती रही। तो जो अहदी सैनिक अगर आप देखेंगे तो अहदी सैनिकों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो कहेंगे कि यह केंद्रीय जो है कि आप देखें ना, जिसमें केंद्रीय आप कहें कि जो सैनिक हुआ करते थे, सैनिक और जो बड़ी योग्य प्रवृत्ति के थे, इनको भद्र सैनिक के नाम से भी जानते थे। तो आप कहें कि इसको भद्र सैनिक के नाम से हम जानते हैं। और जो लड़ने में बहुत काबिल था, जो अपनी योग्यता को परिचय दे देता था, तो उसमें आप देखें कि इस प्रकार के सैनिकों को हम आदि या भद्र सैनिक के नाम से जानते थे। अमूमन आप देखेंगे ना, तो ये जो सैनिकों की नियुक्ति होती थी, ये केंद्रीय नियुक्ति इनकी है, केंद्रीय नियुक्ति इनकी होती थी। और आप कह सकते हैं कि इसमें अगर देखेंगे तो एक प्रकार से जो पैदल और इसके बाद आपको घुड़सवार सैनिकों के रूप में आप देखेंगे इनकी होती थी। यानी जो
लड़ने वाले सैनिकों में सबसे तजुर्बाकार था, सबसे योद्धा प्रवृत्ति का था, सबसे जो है कि उसके अंदर योग्यता थी, उन्हीं सैनिकों करते थे। और इनको अगर आप देखेंगे ना तो वेतन कौन देता था, तो जब केंद्रीय है इनको वेतन जो है कि केंद्र के द्वारा मिलती थी। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये इनकी खासियत है। अब चूंकि सवाल क्या पूछ रहा है पहले देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यह केवल पैदल सैनिक की टुकड़ी थी जो दुर्गों में रहती थी। तो पूछ क्या रहा हमसे, गलत की सही, विशेषता क्या थी? तो कहेंगे कि नहीं, ये पैदल सैनिक से बल नहीं थी, कहीं घुड़सवार भी थे। तो इसका मतलब है कि पहली बात क्या हो गई, आपको गलत हो गई। कह रहे हैं कि ये सम्राट के व्यक्तिगत घुड़सवार सैनिक जिनकी नियुक्ति और वेतन सीधे सम्राट द्वारा, देखिए आ गई बात आपकी, यानी इसका मतलब है कि ऐसे सैनिक जो आप देखेंगे कि घुड़सवारी के रूप में अगर आप देखेंगे तो उनकी नियुक्ति सुल्तान या बादशाह आप कह लीजिए, दोनों की बात कर सकते हैं। तो कई बार आपको उसमें पूछा जाता है, और उसमें आप देखते हैं ना कि जो इनके जो सैनिक हुआ करते हैं, जैसे घुड़सवार को कभी कभी बरगरीर के नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये जो सैनिक है सबसे उत्कृष्ट और उम्दा प्रकार के जो सैनिक होते हैं, जो जिनकी जो भूमिका होती है वो सेंट्रल के प्रति उत्तरदायी होती है, सेंट्रल उसको पेमेंट करता है, बादशाह या सुल्तान उसकी नियुक्ति करता है, जिनके ऊपर ट्रस्ट होता है, उन्हीं को हम भद्र सैनिक या आहदी सैनिक के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरा मिल गया। नीचे करें कि वे दासों का समूह जैसे सुल्तान अंगरक्षक के रूप में। तो याद रखिएगा कि अगर इस काल में अगर आप चर्चा करेंगे तो आप देखते हैं ना कि एक अगर हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक की बात अगर हम लोग करते हैं, तुगलक की अगर बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उसने दीवान ए बंदगान अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक नई नियुक्ति किया था, मतलब विभाग बनाया था दासों का। दासों को रखने का बड़ा उसको एक प्रकार से कहिए कि शौक थे, और उसमें आप देखते हैं कि 1,80,000 दास जो है उसमें नियुक्त किए गए थे। अपने इन दासों का बड़ा ख्याल भी रखता था और उनको आप कहेंगे कि पेमेंट भी देता था। तो कहेंगे कि एक अलग बात करें कि विदेशी भाड़े सैनिक जो केवल लूट मार के लिए प्रसिद्ध थे। तो जब हम लोग कभी पढ़ेंगे उसमें, तो जब सैनिक टुकड़ी की चर्चा करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे हुआ करते थे जो स्वयंसेवी संस्थाओं के रूप में काम करते थे। तो आदि सैनिकों का मुख्य जो संबंध है वो किसके साथ है, आप कहेंगे केंद्रीय सेना से, जिसमें बादशाह या सुल्तान उनकी अपॉइंटमेंट या उनकी नियुक्ति करता है। अगली बात कह रहे हैं कि चौथे प्रश्न पर जरा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त कागज तकनीकी के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देख लेते हैं कि कागज के तकनीकी जो प्रसार है उसके बारे में हमसे क्या चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में कागज निर्माण की तकनीकी चीन से तुर्की मंगोलों के माध्यम से 13वीं 14वीं शताब्दी में भारत पहुंची। देखिए कई बार आपको यूपीएससी में यहां से सवाल आपसे पूछा गया। याद रखिएगा कि जो अब तक हमारे पास स्रोत, जैसे अभी तो कुछ नए शोधों में जिसमें आपको कश्मीर से भी मिला है, लेकिन अभी तक जो प्रमाणिक स्रोत के रूप में हम लोग वो देखकर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग कागज के तकनीक की चर्चा करें, कागज के तकनीकी की अगर चर्चा किया जाए तो आप कहेंगे कि कहां शुरू हुई थी, आप कहेंगे चीन में हुई थी। इसकी शुरुआत कहां हुई थी, चीन में। जो इसके पहले वाली आपको क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, क्या मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि एक कुबलई खान नाम का एक शासक था, जिसमें आपने देखा कि चीन में जो उनका पीरियड जो आप देखेंगे 1260 से लेकर के और 93 का जो पीरियड था। तो जो हम लोग पीछे टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा जिसको कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा के बारे में जब आप पढ़ रहे थे, सांकेतिक मुद्रा के रूप में, तो आपने देखा था कि इसने चलाया था। सांकेतिक जो मुद्रा थी उसका उन्होंने प्रचलन किया था, उसको चलाया था, और उसकी ये योजना सफल हो गई। लेकिन ईरान में गए खातों ने जो चमड़ी का सिक्का चलाया, और भारत में जो पीतल और इसके बाद आप कहेंगे कि तांबे का सिक्का जो मोहम्मद बिन तुगलक चलाया वो सफल नहीं रहा। तो कागज की शुरुआत सबसे पहले चीन में होती है, और इन लोगों ने इस तकनीकी का प्रयोग करके न केवल लिखने पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर लिया, बल्कि उसके साथ साथ इन सबों ने आप देखिए कि मुद्रा के डेवलपमेंट में भी अपनी भूमिका निभा ले गए हैं, और उसको सफलतापूर्वक उसको इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये तकनीक जो आपकी है ना, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि, और भारत में अगर देखा जाए इसके बारे में, भारत में अगर हम लोग प्राचीनतम अगर आप कहेंगे इसके साक्ष्य के रूप में, तो वैसे अभी नया कुछ शोध हुआ जो कश्मीर में मिले हैं,
लेकिन अभी आप कहें कि इसमें आपको 1224 ईस्वी में आप कहेंगे कि गुजरात से आप कहेंगे कि इसका एक पांडुलिपि हमको प्राप्त हुई है, पांडुलिपि हमको प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो आपसे कह रहा है कि 13वीं कहीं कह रहा था नहीं, देखिए 13वीं और 14वीं, तो इसका मतलब है कि आपको इस तकनीकी का विकास जो है कि आप देखेंगे कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में इसको मिलने की सूचना मिलती है। और इसके बाद करा कि तुर्की और मंगोल इसके बारे में, तो जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं और उनको तुर्कों की देन जब पढ़ते हैं, तो तुर्कों की देन में एक देन ये मानी जाती है कि इन लोगों ने जो सिल्क रोड था उसके माध्यम से इस तकनीकी को भारतवर्ष में ले जाने का श्रेय फिर बाद में आप देखेंगे कि व्यापक पैमाने पर इसका प्रचलन हमको देखने को मिलता। तो पहली बात क्या हो गई, बिल्कुल सही है, चूंकि 13वीं 14वीं शताब्दी में, और अगर प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में अगर आपसे बात किया जाए तो आप कहेंगे गुजरात से 1224 में आप कहेंगे कि इसके साक्ष्य हमको पांडुलिपि के रूप में हमको मिलता है। और वहीं से धीरे धीरे फिर आगे चल के तकनीक बड़ी डेवलप होती है और हमको इसको विकास करते हैं। कह रहा कि भारत कागज के आगमन के पहले भारत केवल ताड़पत्रों और इसके बाद भोजपत्रों का प्रयोग करता था। बिल्कुल सही बात है। वैसे जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल में मेगास्थनीज कहता है कि हमको यानी भारतीयों को लिखने पढ़ने का ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन उनके पहले आने वाला जो नियार्कस था, नियार्कस इस बात की चर्चा करता है कि भारतीय लिखते पढ़ते हैं। इससे कभी कभी जब आप पढ़ेंगे मेगास्थनीज को तो बहुत सारी ऐसी बातें, फेक न्यूज जिसको आप कहते हैं, फेक बातें बताता है जो उसको कुछ पता नहीं था। अब सबसे बड़ी बात है कि वो दरबार में रहता था, दरबार में जो देखा सुना, हो सकता है कुछ पूर्वाग्रही से ग्रस्त होकर भी लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि उसके पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले कपड़े पर लिखते थे। जब आप महाभारत और उस रामायण की सीरियल देखे होंगे तो जो पत्राचार उस समय अगर आप देखेंगे तो कपड़े पर लिख करके सब लोग भेजा जाता था। आज तो भाई कागज तो बहुत बाद में डेवलप हुआ। तो इसका मतलब है कि इसके पहले जब हम लोग पहले किस पर लिखते थे, कपड़े पर लिखते थे। फिर बाद में एक नई तकनीकी आई जिसमें आप ताल पत्रों पर लिखना शुरू कर दिए, और ताल पत्रों पर लिख करके और उसको इसमें आप देखते ना कि भोजपत्र भी लिखा भी है, भोजपत्र आता। तो ताल पत्र और भोजपत्रों पर लिख करके हम लोग अपनी बातों को रखते थे। तो दूसरी बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक कार्यों में कागज का प्रयोग केवल 15वीं शताब्दी में के अंत में लोदी ने शुरू किया था। अब इसका मतलब है कि जब आपको इस बात की सूचना मिल गई कि नहीं है कि ये है, तो आप कहेंगे शुरुआत तो यहां से हो गई थी। लोदी तो बहुत बाद की बात है, 15वीं शताब्दी में आ गया है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी हमको जो है कि कृतियों के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो तीसरी बात क्या हो गई, रंग हो गई। तो आज के अगर हम चर्चा करें तो आप कहेंगे इसमें 1 और 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। आपको 1 और 2 इसमें आपका सही उत्तर मिल गया। तो आज के चौथे प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर मिल गया आपको, उसमें आप देखेंगे 1 और 2। कह रहा है कि अमीर खुसरो के सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीर खुसरो को अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो एक बहुत ही योग्य, और उनको अगर मध्यकाल का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। उसने भारत के प्रति जिस प्रकार का, जब कभी कभी मैं इसको पढ़ता हूं अमीर खुसरो को, तो मतलब हरफन होना जिसको कहते हैं कि ऑलराउंडर टाइप। आप गवा लीजिए, आप बजवा लीजिए, आप जो है कि नई नई चीजों की खोज करवा लीजिए, और इसके बाद विद्वता तो कूट के भरी थी इसके अंदर। तो देखते हैं कि इसमें जो है कि सांस्कृतिक योगदान के संदर्भ में देखते हैं कि क्या क्या है। अब चूंकि उसको इसका मतलब करें कि उन्होंने सितार और तबले जैसे वाद्य यंत्रों के आविष्कार और लोक प्रसिद्ध का श्रेय दिया था। तो याद रखिएगा कि ये अमीर खुसरो साहब को अगर आप देखेंगे, अमीर खुसरो को अगर देखेंगे, अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो के साहब के बारे में खासियत ये कि ये शिक्षा और संगीत के बहुत मर्मज्ञ थे। शिक्षा और संस्कृत के अगर आप देखेंगे, शिक्षा एवं संगीत के अगर आप देखेंगे तो एक मर्मज्ञ माने जाते हैं। और माना यह जाता है कि दिन जो है कि गुजारते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, रात अपने गुरुदेव के पास चले जाते थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो औलिया के दरबार में पूरी रात इनकी वहां गुजरती थी, दिन भर की काम यहाँ चलता था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें तबला और सितार के रूप में अगर आप देखेंगे, तबला और सितार के रूप में उन्होंने
नवीन वाद्य यंत्रों की चर्चा है। तो दोनों दिया कि नहीं दिया? नहीं, दोनों दिया। तो आप कहेंगे कि इसमें जो नवीन वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र, उस नवीन वाद्य यंत्रों का इन्होंने आविष्कार किया। वैसे कुछ विद्वान इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने नेमिनाथ अदारंग सारंग को मानते हैं कि जो आधुनिक तबले का आविष्कार हुआ, लेकिन इतिहास में एक आयाम के रूप में इनको माना जाता है। उसमें आप देखते हैं कि जो आपका कभी कभी पूछ लेता आपसे कि जो आपकी ये सितार है, आप कहेंगे कि बीड़ा और ईरानी तंबूरे से, बीड़ा प्लस ईरानी जो तंबूरा है उससे उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था, विकास किया था। तो आप कहेंगे कि पहली बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे ना, तो उन्हें सिर्फ इतने ही नहीं, आप कहेंगे कि इनकी, कहते ना कि इनको भारत का तोता के नाम से भी इनको हम जानते हैं। आप कह सकते हैं कि इन्होंने गजल के साथ साथ आप देखेंगे कव्वाली, गजल और कव्वाली को अगर आप देखेंगे, कव्वाली को जन्म देने का श्रेय इन्हीं को माना जाता है। और आज भी आप देखते हैं कि गरीब नवाज के मकबरे पर कभी आप जाएंगे तो देखेंगे दिन रात कव्वाली चलती रहती है। और हर कव्वाल या कव्वाला, ये दोनों लोग चाहते हैं कि हम उनके गरीब नवाज के मकबरे पर जाकर के अपना प्रदर्शन करें। जैसे जानते हैं ना कि भाई कभी कभी जैसे संगीत में आप देखते हैं ना कि गुरु और शिष्य की परंपरा, जैसे हमारे यहाँ भी देखते हैं कि संगीत के क्षेत्र में अभी जो गुरुकुल परंपरा है अभी भी जिंदा है। खर शिक्षा में से तो पतन हो गया उसका, लेकिन आज भी संगीत की में परंपरा था। अनेक प्रकार के आप कहें कि रागों का आविष्कार किया था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कथन भी कहते हैं, वो भारत और अरबी संगीत का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं और कहते हैं कि अगर अरबी साहित्य को बजाया जाए तो ऊंट भागता, मतलब कि चलता चला जाएगा, लेकिन अगर भारतीय संगीत को बजाया जाए तो हिरन भी आकर के उस संगीत से प्रभावित होकर सो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने जो गजलों के अंदर जो शेर और शायरियों का विकास उन्होंने किया, वो बड़ी अद्भुत प्रकार की थी। गजलों का डेवलपमेंट किया। यहां तक कि आप देखेंगे संगीत के शास्त्रार्थ भी होते थे। जैसे गोपाल नायक के साथ इनका जो दक्षिण के रामचंद्र के दरबार से आए थे, उनके बीच में एक शास्त्रार्थ की भी चर्चा की जाती है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने संगीत के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो अपना बहुत अद्भुत योगदान दिया था। अनेक प्रकार के, जब आप देखें, हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में, तो जैसे अनेक प्रकार के रागों का डेवलपमेंट करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो राग को डेवलपमेंट करते हैं। तो पहली बात क्या है? तो पहली बात तो बिल्कुल सही हो गई कि भाई सितार और तबले का आविष्कार इन्होंने किया था। तरह की उन्होंने फारसी कविता की एक नई शैली सबक ए हिंदी विकसित की थी, जो भारतीय विषयों और शब्दावलियों को, मैंने कहा कि तुतिया ए हिंद कहेंगे, बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने अनेक शैलियों को डेवलपमेंट करने की काम किया था। वे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और उन्होंने चित्तौड़ अभियान का आंखों देखा वर्णन किया है। देख लेते हैं कि इसमें माजरा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं चित्तौड़ अभियान के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान, तो चित्तौड़ अभियान अगर आप देखेंगे तो चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? कहेंगे कि 1303 ईस्वी में हुआ था। दो साहित्य के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखते हैं कि बड़ा इसमें बवाल भी मचता रहता है, खासतौर से जिनको इतिहास का समझ नहीं है वो लोग जो है कि कुछ इधर उधर की बातें क्या व्यापक वर्णन। सबसे बड़ी बात है कि देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, बड़ा सक्रिय है। और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कि क्या करती है कि समय समय पर जो ऐसे जो सेंटिमेंट होते हैं, जो इमोशनली होते हैं, उस सेंटिमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो दो चीजों की चर्चा इसमें मैं करना चाहता हूं। एक तो आप देखेंगे कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी अगर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को अगर आप देखेंगे तो जब चित्तौड़ अभियान हुआ था तो चित्तौड़ अभियान, यहां के अभियान को अलाउद्दीन खिलजी स्वयं करता है। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं करता है और एक इनकी रचना है जिसका नाम है नूर सिपाही, उसमें चर्चा की गई और उसमें ये बताते हैं कि यहां आक्रमण करने के पीछे का उद्देश्य क्या था। जब हम लोग पढ़ेंगे गुजरात के में, तो गुजरात आक्रमण पर जब जा रहा था तो माना यह जाता है कि इसने चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सेन, तो रतन सेन से इन्होंने क्या कि यहाँ का जो राणा थे जिसका नाम था रतन सेन, तो रतन सेन से इसने मांगा था रास्ता, लेकिन उन्होंने देने से मना किया था। वो अपने पॉलिटिकल, उनका भी अपना पॉलिटिकल एक प्रकार का कद था। इसके बाद उसको दंडित करने के लिए इन्होंने भेजे, उनको इसने किया था और वहां पर जो है कि आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत करके इसका नाम इसने खिजराबाद भी कर दिया था अपने बेटे के नाम पर, और एक प्रकार से कहेंगे उस पर कब्जा कर लिया। एक जो रचना आती है ना कि मलिक मोहम्मद जायसी की, उसमें जो है कि एक दूसरा आयाम प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी को इनकी पत्नी पद्मावती से प्यार था और पद्मावती के सुंदरता से बड़े प्रभावित थे, और उन्होंने बताया कि उसके ऊपर आक्रमण करके उसको विजित किया, और विजित करने के बाद जो कि पद्मिनी क्या करती है कि अपने जौहर व्रत का पालन करती हैं। गोरा और बादल दो इनके सलाहकारों की बात की जाती है। बाद में उन्होंने छुड़ाया भी था मलिक मोहम्मद जैसे के, लेकिन वो काव्यात्मक वर्णन। अब सोचिए कि 1540 के आसपास वो लिखा जा रहा है, घटना कब की है? 1303 के आसपास की है। ये यहां पर है, तो मतलब इतिहासकार इनकी बात को, अलाउद्दीन खिलजी की बात को ज्यादा वरीयता देते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि वे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। मैंने आपको पहले बताया कि दिन कहां बिताते थे? दिन बिताते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, रात अपने गुरुदेव के यहां चले जाते थे, उनकी खानकाह में जाते थे। तो कह रहे हैं कि चित्तौड़ अभियान का आंखों देखा वर्णन किया है, तो उन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। तो आप कहेंगे तीसरी बात इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है, यानी 1 2 3 इसमें आपको मिल गया। तो क्या हो गया? 1 2 3 सही पूछ रहे हैं इसमें आपको, तो कह रहे हैं कि 1 2 3 इसका सही और सटीक उत्तर मिल गया। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के अगले प्रश्न पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें अगली पॉइंट क्या कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद उदय होने वाले बीजापुर की आदिल शाही के संदर्भ में लिपिकरणों पर विचार करिएगा। ये जरा देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहे हैं हम सब बहमनी साम्राज्य के बारे में। देखिए, जो बहमनी साम्राज्य था, जब बहमनी साम्राज्य टूटा तो वो 5 भागों में टूटा था। एक तो कहेंगे बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा अहमदनगर, और इसके बाद बरार, और इसके बाद आप कहेंगे कि मतलब तो 5 भागों में टूट करके बिखर गया था। और टूटने के बाद अलग अलग राजवंशों की स्थापना हुई। तो कभी हम लोग पढ़ेंगे तो इमाद शाही से लेकर आदिल शाही से, निजाम शाही से लेकर के सबकी चर्चा हम लोग करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन कौन क्या हुआ। पहली बात ये कह रहे हैं कि जो यूसुफ आदिल शाह, यानी इसका मतलब है कि हमको बीजापुर की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि बीजापुर में अगर आप देखेंगे, बीजापुर में एक वंश स्थापित होता है जिसका नाम है आदिल शाही राजवंश। आदिल शाही राजवंश, राजवंश की चर्चा जब कमजोर हुआ, तो जब कोई भी राज्य कमजोर होता है ना, तो आप देखते हैं कि जो उनके क्षेत्रीय शक्तियां होती है वो बड़ी सिर उठाने लगती है। इसने भी सिर उठाया, और इसके बाद आप देखें कि आदिल शाही राजवंश की स्थापना किसने किया था? अब वही कहेंगे कि यूसुफ आदिल शाह ने इसका संस्थापक था। तो आप कहेंगे इसमें यूसुफ आदिल शाह जो है, यूसुफ आदिल शाह अगर आप कहेंगे तो इसका क्या है? आदिल शाह इसका संस्थापक था। मुद्दा अगर देखेंगे तो जर्जिया का रहने वाला था। तो आप कहेंगे कब इसने स्थापित किया? आप कहेंगे 1489 और 90 में स्थापित किया। मूलतः जॉर्जिया का रहने वाला था, जॉर्जिया का मुसलमान था। और आप देखेंगे कि महमूद गवाह एक यहाँ पर नाम आएगा, बड़ा योग्य व्यक्ति है। उसके मरने पर मिजिस टेलर ने कहा था कि बहमनी का पूरा सयानापन खत्म हो गया। तो इसमें आप देखेंगे जॉर्जिया का एक मुसलमान था, ये मुसलमान। और आप कहेंगे कि इसको क्या किया था कि महमूद गवाह ने खरीदा। महमूद गवाह एक जाना माना नाम यहाँ पर है, तो उसने इसको खरीदा और जॉर्जिया की तरह तो इसने मौके का ताड़ा फायदा उठाया और उसने एक नवीन राजवंश की बीजापुर में स्थापना की। इसी को हम आदिल शाही राजवंश के नाम से जानते हैं। यही बात हमसे पूछ रहे कि यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसको आदिल शाही राजवंश के नाम से जानते हैं। तो पहली बात क्या हो गई? बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई, पहली सही। कह रहे कि आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह ने किताब ए नौरस की रचना की, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। देखिए, आज तो दुर्भाग्य है, हम लोग क्या करते कितना इनटॉलरेंस हो गए। हमेशा जो इतिहास, जो स्वर्णिम इतिहास लिखा जाता है ना, वो जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं उनका लिखा जाता है। लेकिन आज तो दुनिया में धार्मिक कट्टरता पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि पूरा फैला हुआ। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बात अगर हम लोग समझ में आए तो आप कहें कि इस राजवंश का, यानी अगर दूसरी बात हम लोग करें इब्राहिम आदिल शाह की, इब्राहिम आदिल शाह की अगर बात करें, इब्राहिम आदिल शाह की, आदिल शाह की अगर बात किया जाए तो इतिहासकार ये मान के चलते हैं कि अपने संस्थापक यानी यूसुफ आदिल शाह को अगर छोड़ दिया तो जितने भी आदिल शाही राजवंश थे सबसे योग्य व्यक्ति। और एक प्रकार से जो कह रहा है कि इसमें उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को, इसके अंदर धार्मिक सांप्रदायिकता के पुट नहीं दिखाई देते। तो आप कहें कि इसके इब्राहिम आदिल शाह ये एक धर्मनिरपेक्ष प्रकार की प्रवृत्ति का था, उतना कट्टर नहीं था। दूसरी बात जो कह रहा, किताब ए नौरस जो है ना, किताब
ये नवरस जो अगर आप देख रहे हैं ना, इसने जो लिखा था नवरस, तो ये संगीत पर आधारित पुस्तक थी। किस पर थी? संगीत पर आधारित पुस्तक थी। संगीत पर आधारित पुस्तक थी। तब कई बार आपसे पूछा गया कि ये किससे ताल्लुकात रखती थी, कहते कि संगीत पर आधारित थी। और इसका मतलब है कि इसको संगीत से भी बहुत प्रेम था। कई बार आपसे पूछा कि इसको अबला बाबा के नाम से भी जानते हैं। इसको अबला बाबा, अबला बाबा, गरीबों का मसीहा, गरीबों का मसीहा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बड़ा योग्य व्यक्ति है। तो इसका मतलब है कि आप देखेंगे अपने सांप्रदायिक सौहार्द को भी बनाए के रखा और किताब इन नौ रस नामक एक रचना की, क्योंकि इस्लाम में संगीत प्रतिबंधित है, लेकिन उसको उसने स्वीकार नहीं किया। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो दूसरी बात क्या हो गई? बिल्कुल सही। तीसरी बात कह रहा है कि इसमें बीजापुर में निर्मित गोल गुंबज विश्व की सबसे छोटी गुंबद है, अपने स्वच्छ नक्काशी के लिए जानी जाती है। तो बिल्कुल ये तो साफ साफ आपको गलत मिल गया। आप कहेंगे जो गोल गुंबद है, एक कहेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी गुंबद में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी गुंबद में से अगर आप देखेंगे तो गुंबद में से एक है। तो आप ये तीसरी बात क्या हो गई? गलत हो गई। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी बातें सही हैं, तो आप कहेंगे इसमें 2 बातें सही हैं। यानी इसका मतलब है कि 1 और 2 सही है, तीसरी बात हमको गलत लग रही है। इधर आगे चलते हैं, आज के 7वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में कथनों पर विवेचन करिए। देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो जैसा कि आपको पहले से भी पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में चूंकि ये समाज एक प्रकार के इस्लामिक काल है, तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं, खराब ही होगी। देखते हैं कि क्या क्या हमसे पूछ रहे हैं। कह रहा कि उच्च वर्ग की महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ा और जो सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जिस प्रकार के लूट और खसोट चल रही है, और जिस प्रकार से आप देखें तो बिल्कुल सही बात है कि माना वैसे पर्दा प्रथा का प्रचलन तो बहुत पहले हमारे यहाँ, लेकिन इस काल में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो इस काल में अगर आप कहेंगे तो पर्दा प्रथा का प्रचलन तेज हुआ। और चूंकि आप देखते हैं कि इस्लाम में पर्दा प्रथा प्रचलन बड़े गहराई तक, तो इसका मतलब है कि पहली बात इसमें सही है। लेकिन याद रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रजिया के साथ मिल जाइएगा। रजिया या कुछ अन्य महिलाओं की अगर चर्चा करें, जैसे उनकी सुल्तानों की माँ, और उनको अगर चर्चा करेंगे तो वो थोड़ी सी इस प्रक्रिया से अलग हुआ करती थी। देखिए नियम कानून किसके लिए होता? नियम कानून हमारे और आपके लिए होता है। नियम कानून मतलब कि बड़े क्लास के लिए नहीं होता। अभी आप देखेंगे कि जैसे एक निम्न तबके का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि कहीं दूसरे कास्ट में शादी कर ले तो भूमंडल पूरा भूचाल आ जाता। लेकिन अगर ऊपरी वर्ग के लोग करेंगे तो आप कहते हैं कि वो सब उससे ऊपर उठ गए। तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि जब वो सब उससे ऊपर उठ गए हैं तो तुम क्यों उससे नीचे हो भाई? मैं समझ नहीं पाता। तुम भी ऊपर उठो। तो इसका मतलब है कि जो कानून और नियम होता है ना, वो सिर्फ गरीब के लिए होता है। जो हाई क्लास होता है उसके लिए बहुत विशेष माने नहीं रखता है। और वो जो है कि आप देखेंगे कि अपने साथ। तो इसका मतलब है कि इस काल में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा सा रिजिड हुआ और पर्दा प्रथा का प्रचलन रहा, तो थोड़ी स्वतंत्रता इनकी कम हुई। और उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जो ये सब चीजें जो हम लोग पीछे अभी देखे थे कि उसकी सुंदरता या फलाना ढिमका या जबरदस्ती महिलाओं से शादी करना, इस प्रकार की जो चीजें, एक कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो एक प्रभावित, चूंकि सामंतवाद के बाद की प्रक्रिया, तो थोड़ा इस्लाम के आने के बाद इसको और बल मिला था। तो पहली बात बिल्कुल सही। कह कि रजिया सुल्तान पर्दा को त्याग कर कुबा, कोट या कुला टोपी पहन करके आप कहेंगे शासन किया, तत्कालीन समाज के लिए एक चुनौती थी। जब आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि बिल्कुल बात इसमें सही है। अब चूंकि मैंने कहा कि बढ़ा, अब चूंकि उस समय कट्टर जो इस्लाम के लोग मानने वाले थे, अब उनके सामने अगर पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं हो तो उनके तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगी, और उनके पेट की दर्द जो है कि क्या करेगी कि आपको समस्याओं को जन्म दे देगी। तो स्वाभाविक चीज है कि इसका मतलब है कि ये बात तो उनको समझ में आती है। लेकिन इसमें आप देखेंगे जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश अपने इस बेटी को, रजिया को, एक खुले समाज में ढालने की कोशिश की। और आप देखिए जब ग्वालियर अभियान पर वो जाता है तो ग्वालियर अभियान पे जाते समय अपने बेटी को यहां का शासक बना के जाता है, और उसकी इस प्रतिभा से, उसकी इस प्रतिष्ठा से बहुत प्रभावित था, और इसके नाम के सिक्के भी जारी करता है।
और सिक्के जारी करने के बाद आप देखेंगे तो उसको सिक्का भी जारी किया। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में सूचना हमको मिलती है कि यह बेहतरीन ढंग से अगर आप देखेंगे तो इस व्यवस्था को संचालित करती है। और आप देखेंगे कि वो उन महिलाओं की प्रथा को पालन नहीं करती, और चूंकि जनता ने इसको चुना था, अपने पिता की याद भी दिलवाती है, तो एक प्रकार से आप कहेंगे कि यह समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, यह एक अपवाद के रूप में आपको दिखाई देता है। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि दूसरी बात बिल्कुल सही है। और मैंने कहा कि समाज में जो भी नियम कानून है वो आप कहेंगे कि सामान्य वर्गीय और उससे नीचे वाले तबकों को होता है, तो दूसरी बात भी सही है। फिर सल्तनत काल में सती प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित की, सुल्तान ने इसे कानूनी रूप से गैर कानूनी घोषित किया था। अब अगर हम लोग सल्तनत काल की चर्चा करें तो तीसरी बात क्या हो गई, कहेंगे कि गलत हो गई। गलत कैसे हो गई, इसको जरा देख लेते हैं। अगर हम लोग सल्तनत काल के सती प्रथा की चर्चा करें, सल्तनत काल में सल्तनत काल की अगर बात आपसे किया जाए, सल्तनत काल की बात अगर मैं आपसे करूं तो आप कहेंगे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जरूर गया। तो सती प्रथा पर एमबीटी ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जैसे कुछ शासकों ने इसको प्रतिबंधित किया। इसको क्या किया, इसको प्रतिबंधित किया, और उन्होंने माना कि यह समाज के लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और इस प्रकार की प्रक्रिया गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप कहें कि प्रक्रिया गलत है, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोई ऐसा कोई रेगुलेशन पारित नहीं किया। जैसे आधुनिक जमाने में आप देखते हैं कि चूंकि अंग्रेज भी थोड़ा डरते थे, और ये खैर डरते तो नहीं थे, लेकिन एक किसी प्रकार का कोई बहुत भयंकर विद्रोह जनता का ना हो जाए, वो इसलिए कोई कानून नहीं बना था। जैसे आप देखते हैं कि 1829 रूल 17 में आप देखते हैं जिस प्रकार से प्रतिबंधित किया गया, उस प्रकार कोई नहीं था। हाँ, प्रतिबंध जरूर लगा था, करें कि उसमें प्रतिबंधित किया था, और करें कि इसे गैर कानूनी घोषित किया था, पूरी तरह से करें, पूरी तरह से प्रतिबंधित बात नहीं थी। यानी इसको प्रतिबंध की बात तो की गई थी, लेकिन रूल रेगुलेशन बना करके, कोई इस प्रकार का नियम कानून बना करके उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश नहीं की गई। और इसका दुष्परिणाम क्या निकला, इसका दुष्परिणाम था कि अपना समानांतर चलते ही बाद में चल करके अकबर भी आप देखते हैं कि इस पर अपने हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी सफलता बहुत नहीं मिलती है। क्योंकि अब आपके दिल और दिमाग में ना ये जो गंदगी थी सती प्रथा वाली, चूंकि हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग जो है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके, यानी कोई महिला, कल्पना करिए, एक महिला को जिंदा जलाए लेना, आपकी एक उंगली जलती है, जल जाती किसी कारणवश, तो कितना छटपटाते हैं। मैं तो कभी जब पढ़ता हूँ इन सबको सती प्रथा के बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि उनके घर वाले देखते कैसे रहे कि यार हमारी बहन और बेटी जो है कि आग में जल रही है, कैसे बर्दाश्त करते रहे होंगे। समाज के प्रति कोई नहीं, क्यों नहीं कोई इस प्रकार की बातें उठाया। लेकिन उसमें क्या है ना कि जो मूर्ख समाज है ये प्रमोशन करने में लगा रहता है, मतलब उस महिला को बुका, मतलब इतना उसकी मानसिक डाइवर्ट कर देते रहे होंगे, मतलब देवी के रूप में उसको पूछते थे। उन बच्चों का क्या होगा जिसको, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे। अकबर ने इसी पर प्रतिबंध लगाया कि अगर महिला की उम्र कम है, अगर बच्चा अगर छोटा है, इसके पास बच्चे छोटे छोटे हैं, वो महिला सती नहीं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि भाई ये सामाजिक प्रकार की है। और उसमें भी देखते हैं कि जब राजा राम मोहन राय आते हैं तो राधा कांत देव जैसे लोग जाकर के उसका विरोध भी करते हैं, वो अलग बात है। तो आप कहेंगे कि महिलाओं के साथ बड़ा अन्याय हुआ यहाँ पर, तो आप कहेंगे इसमें क्या सही है, तो आप कहेंगे इसमें अगर देखा जाए तो कौन सी बात सही, तो कहेंगे कि 1 और 2 इसमें सही है, और तीसरी बात इसमें गलत हो गई। आइए जरा 8वें प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। करा कि मध्यकालीन भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखते हैं विदेशी व्यापार के बारे में। करा कि भारत से सूती वस्त्र मसाले का निर्यात मुख्य रूप से लाल सागर और फारस की खाड़ी के मार्ग से होता था। तो देखते हैं किसमें, देखिए ये बात तो सही है, क्योंकि ऐसा हमको नहीं कि एक मात्र नहीं करें, तो मुख्य रूप से बिल्कुल बात तो कहेंगे कि अगर आप देखेंगे कि इनका, जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब है कि भारत के बारे में, तो आप देखते हैं कि 2 प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा, वैसे पीछे मैं आप लोगों को व्याख्या करते समय पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाह की चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं यहां बात आपसे करना चाहता हूं कि 2 बंदरगाहों की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। जो पश्चिमी तट पर आप देखेंगे कि भरूच, यानी कि पश्चिमी तट पर अगर आप देखेंगे तो भड़ाउच जिसको आप बोलते हैं, भड़ाउच, और इसके बाद आप देखेंगे कैम्बे जो बंदरगाह है ना, ये 2 ऐसे बंदरगाह इस समय थे
जिसमें आप देखेंगे कि उनके व्यापार की जो प्रक्रिया थी वो यहां से संचालित होती थी। ये क्या करते थे, यहां से अपने व्यापार को लेके गए भारत की खाड़ी के रास्ते, और इसके बाद लाल सागर के रास्ते होते चले गए कहां पर, यहां से चले गए मध्य एशिया की तरफ, और यहां से चले गए आपको कहां पर, आप भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाकर के आप देखेंगे कि इनका व्यापार चलता था। उसी प्रकार से आप पूर्वी तट पर देखेंगे यहां ताम्रलिप्ति है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, और यहां से देखेंगे कि जो पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर, या इसको आप दक्षिण पूर्व एशिया या चाइना कह लीजिए, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया और चाइना की बात किया जाए, आप कहेंगे कि यहां से व्यापार जो होता था यहां जाता था। इधर मालाबार तट पर भी बहुत सारे जो कि बंदर बहुत है, इधर कावेरी रत्नम भी है। तो इसका मतलब है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इनका पश्चिमी तट से जो व्यापार होता था वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से लेकर के, और मतलब कि पश्चिम और मध्य एशिया में अगर आप देखेंगे तो इनका व्यापार यहीं से होता था। तो करा कि सूती वस्त्र का जो व्यापार है ना, वो करा कि मुख्य रूप से लाल सागर और फारस खाड़ी के मार्ग से होता था। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। इसकी हमको अनेक प्रकार के सल्तनत काल में जंग नामक बड़ी बड़ी जहाजों की सूचना भी हमको मिलती है। जैसे गजे सवाई, जब आप मुगल काल पढ़ेंगे तो जो सबसे बड़ा जो उस समय का इनका पोत था जिसको गजे सवाई कहते थे, तो वो राज्य में जैसे आज के जो 5 स्टार मान लीजिए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं उनके साथ हुआ करती थी। तो जब बादशाह या कोई घर राजघराने की महिला या कोई इस प्रकार के लोग जाते थे तो वो इसको यूज करते थे। तो कहेंगे कि इसमें निर्यात में गली बात बिल्कुल सही हो गई। कह रहे कि कंबे और कोकझाड़ कालिकट तट पर प्रमुख बंदरगाह था, तो बिल्कुल सही बात है। तो दूसरी बात भी हमको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में आप देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कोकझाड़ कहां पर है, कहेंगे केरल में है। और इसके बाद कैम्बे कहां पर है, आप कहेंगे खंभात की खाड़ी में, यहां पर भरूच यहां पर है। तो आप कहें कि इन बंदरगाहों के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो व्यापार अगर आप देखेंगे तो ये प्रमुख बंदरगाह के रूप में थे जिनसे होता है। तीसरी बात करें कि सल्तनत काल में चीन के साथ पूरी तरह से व्यापार बंद हो गया, क्योंकि मंगोलों ने सिल्क रूट अवरुद्ध कर दिया। अभी आप जब पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे वह गंभीरता पूर्वक कुछ मत करिए, खाली व्याख्या सुन लीजिएगा। व्याख्या सुन लेंगे ना तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर व्याख्या अगर कायदे से आप नहीं सुनेंगे तो आप संकट में पड़ेंगे। अभी आपको देखे थे जब हम लोग पीछे बढ़े थे, मैंने आपको सिल्क रोड वन प्रांत से लेकर के मैंने बताया था कि ये पूरा जाता था, और यही बंदरगाह आकर के बंदरगाहों से जुड़ जाता था। तो कह रहा है कि मंगोलों के आक्रमण के समय ये खत्म हुआ कि नहीं, खत्म नहीं हुआ। अभी आपने देखा ना कि इसी सिल्क रूट के माध्यम से होते हुए आपने देखा था कि यहां से जो है कि हमको जो चीन है वहां से कागज की तकनीक हमको देखने को मिल रही है। तो कागज की तकनीक वहीं से आपको आई, और उसी मार्ग से क्या कर रहे हैं कि जहां एक तरफ मंगोल यायावरी और बहुत उस प्रकार के थे, जो कि मंगोलों को अगर देखेंगे तो पूरी मंगोलिया, चाइना, जापान, इसके बाद इधर आप देखेंगे कि पूरा यूरोप को कब्जा कर रखा है। और कहेंगे कि इल्तुतमिश के समय तो चंगेज खां तिमुचिन बिल्कुल सिंधु नदी तक आकर के जम गया था, और उनको वार्निंग भी दिया था कि अगर तुमने ख्वारिज्म के शाह को अगर किसी प्रकार का समर्थन दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि पूरी तरह से बंद हो गया था, मंगोलों को सिल्क रूट अवरुद्ध हो गया था, बात गलत हो गई। तो इसका मतलब तीसरी बात क्या हो गई, रंग हो गई। तो अब हमको कितने सही हैं, कहेंगे साहब केवल 2 इसमें सही आपको दिख रहे हैं, तो 2 इसके सही। 9 प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कह रहा कि विजयनगर साम्राज्य की अनुष्ठानिक नातेदारी और शासन की वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। देख लेते हैं कि इनकी नातेदारी किस प्रकार की थी। नातेदारी से तो आप लोग परिचित ही होंगे, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही उनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात कर रहा है कि इसमें विजयनगर शासकों ने हिंदू सुल्तान यानी सुल्तान की उपाधि धारण किए, जो उनके इस्लामिक राजनीतिक परंपराओं के समन्वय को दर्शाता है। तो कहेंगे कि बिल्कुल बात सही है। जब आप इनके साहित्य को पढ़ेंगे और इनके लेखों को समझेंगे तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ आप आगे कि राजा होता था, राजा, उसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें क्या होता था, सुल्तान होता था। तो यही जो सुल्तान है ना, जो अरबी और फारसी भाषा का इस्तेमाल करते थे ये लोग, यही संस्कृत में सुल्तान बन गया। यही संस्कृत में आप देखेंगे तो इसका मतलब शासक से है, याद रखिएगा, कोई और चीज नहीं इसमें है, शासक से। तो वही क्या कर रहे हैं, उसी को सुल्तान कर रहे हैं।
तो ये कहेंगे कि जो संस्कृत वर्जन है तो आप कहेंगे यही श्रुतनान है। और उनके जो है कि अगर आप देखेंगे कि जो चीजें हम लोग देख रहे हैं ना, जो लिखी हुई चीजें आपको दिख रही है, इससे इस बात की सूचना आपको मिलती है कि इसका मतलब ये है कि जो श्रुतनान शब्द का इस्तेमाल किया गया ये कहां से निकला, अरबी और फारसी से आया हुआ। और वहां जो है कि सुल्तान, जो पहली बार सुल्तान की उपाधि कौन धारण करता है, आप कहेंगे कि महमूद गजनवी करता है, सिस्तीन के शासक को खलफ बिन अहमद को पराजित करके। वहीं से एक प्रक्रिया चलती है और इसके बाद सुल्तान 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 चलता रहता। फिर इसके बाद जब मुगल आते हैं तो मुगलों के काल में आकर के देखेंगे इसमें परिवर्तन आ गया। अब बादशाह बन गया, बादशाह यानी सर्वोच्च सत्ता का केंद्र बिंदु अब बन गया। तो अब एक नया आ गया, तो शासक, सुल्तान, सुल्तान, राजा, किंग, बादशाह, सब एक ही बात है। तो कहेंगे कि इसमें मिलता है। तो पहली बात क्या हो गई, इसका मतलब है कि ये शब्द जो मिल रहा है आपको, ये किस बात का प्रतिनिधित्व करता है। देखते हैं ना कि आज भी हम लोग देखते हैं कि बड़े जो रिजिड प्रवृत्ति वाले हैं, जो हिंदू धर्मोद्धारक वाले, वो जो है कि उर्दू से और उनको अरबी फारसी से उनको बड़ी तंगी, उनको बड़ी दिक्कत होती है। और उनसे कह दो कि आप एक लाइन ऐसा शब्द बोलो जिसमें उर्दू और हिंदी और उर्दू फारसी और इन सबों का कुछ पता नहीं उनको। आप बताओ कि जो खड़ी हिंदी बोली का विकास हुआ किससे हुआ। भाई खड़ी हिंदी बोली के विकास में उसका बहुत बड़ा योगदान है। जब आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे, जब पेपर देते होंगे, तो उसमें जो है कि आपको पूछता बहुत सारे शब्द, कोई भी शब्द आप 4 लाइन ऐसा लिख ही नहीं सकते जिसमें आपको उर्दू शब्द न आए, जिसमें आपका जो है कि सबसे फारसी और इस प्रकार के मिक्सचर आपको न आए, सब जगह आ जाएगा। आप कहते ना कि मास्टर जी, अरे मास्टर जी कौन है ये मास्टर शब्द कहां से आ गया। तो आप कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल सकते हैं जिसमें आप देखेंगे तो ये देखिए कि अब सुल्तान शब्द आ गया। तो उनसे पूछिए कि साहब ये बताइए कि फिर इसको क्या किया जाए, आप क्या करेंगे, इसको फाड़ देंगे, किताब को फेंक देंगे। तो वो खाली आपके और सबके अंदर जो इस प्रकार की चीजें पैदा करके लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात क्या है, बिल्कुल सही होगी। दूसरी बात की चर्चा अगर हम लोग करा कि उन्होंने विरूपाक्ष देव की ओर से शासन करने का दावा किया, सभी राज्य की आदेश श्री विरूपाक्ष से अंकित है। आप कहेंगे सही बात है कि जो विरूपाक्ष जो शिव के रूप में अगर आप देखेंगे, तो आप कहेंगे कि जो अगर हम लोग इस काल में अगर देखें तो आप कहेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में अगर आप देखा जाए, विजयनगर साम्राज्य में अगर देखा जाए तो प्रमुख देवता के रूप में अगर आप देखेंगे तो विरूपाक्ष देव की, विरूपाक्ष की चर्चा इसमें की जाती है। जैसे आप उत्तर भारत में देखेंगे कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, वैसे वहां पर देखेंगे विरूपाक्ष का वही स्थान है जो उत्तर भारत में विष्णु और इसके बाद शिव का स्थान है। तो शिव के रूप में भी है विरूपाक्ष देव। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब है कि इनके जो आदेश हुआ करते थे, जैसे आप भी देखते हैं कि जब कभी आप लिखते हैं तो जय मां सरस्वती या इस प्रकार की चीजें, जब कोई शुभ काम करने जाते हैं तो लक्ष्मी जी की कर लेते हैं, वैसे ही इनकी कहेंगे। तो एक और दो बात तो सही हो गई। तीसरी की चर्चा करते हैं, कह रहा है कि इसमें कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्यद के अनुसार एक राजा को धर्म के शासन हेतु अपनी प्रजा के बीच केवल ब्राह्मणों की प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कहेंगे, बिल्कुल बात गलत हो। हम लोग पीछे पर चर्चा कर चुके अमुक्तमाल्यद को, और आपने देखा कि ये 8वें प्रशासन की एक कहेंगे पुस्तक है। और इस प्रशासन पुस्तक में आपने देखा था कि पीछे जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा कि पूरी राजस्व व्यवस्था के साथ साथ वो इस बात की भी चर्चा करता है कि किस प्रकार से हमको व्यवस्था को लागू करना चाहिए। उसने बंदरगाहों के विकास के बारे में सारी व्यवस्था की बात वो करता है। तो इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं करता, जो अष्ट दिग्गज थे आपको इसके दरबार में, वो अलग समुदाय के लोग थे। तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें तमिल से लेकर के जो अन्य जो जातियों के थे उसमें शामिल थे, यानी उस प्रकार की जाति व्यवस्था वहां पर नहीं थी जैसा हम लोग उत्तर भारत में देखते। तो इसका मतलब है कि तीसरी बात इसमें क्या हो गई, आप कहेंगे बिल्कुल रंग है, ये बहुत कुछ नहीं दिख रही है आपको। तो आप कहेंगे कि तीसरी बात इसमें गलत हो गई। तो करेंगे कितने सही इसमें है, फिर वही बात आप किया गई, 2 सही है, 1 और 2 सही है, तीसरी बात हमारी इसमें रंग है। इधर आगे चलते हैं, आज के 10वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कह रहा कि दिल्ली सल्तनत कालीन और सैन्य सुधारों और उनकी आर्थिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। करते हैं विचार, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हमसे। कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत भूमि मापन पद्धति को केवल राजस्व
बल्कि सैन्य रसद आपूर्ति की सुनिश्चित करने के लिए लागू किया। ये मशाहत पद्धति क्या? पहली बात ये देख लेते हैं कि जो मशाहत पद्धति है, मशाहत अगर आप पद्धति देखेंगे तो हम लोग शायद पीछे चर्चा कर चुके हैं, शायद मैं भूल रहा हूं, किया हूं कि नहीं किया हूं, लेकिन शायद कर चुके हैं। पीछे सवाल एक बार आ चुका है। मैंने आपको बताया कि ये क्या कि भूमि की पैमाइश पर आधारित थी, भूमि की पैमाइश पर आधारित थी, यानी उसने भूमि की नाप जोख करवाई और भूमि की नाप जोख करवा करके उसने क्या किया कि भू राजस्व को स्थापित किया। तो आप कहेंगे कि मसाहत, इसी को आप देखते हैं जाप्ती प्रणाली, जाप्ती प्रणाली इसी को कहते हैं, याद रखिएगा जाप्ती प्रणाली। भूमि की आगे कहें कि अकबर इसको वैज्ञानिक रूप देंगे, इनके रास्ते से होते हुए जाएगा किसके पास? आप कहेंगे जाएगा उनके पास, शेर शाह सूरी के पास। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक और ठोस जो आधार है ना, वैज्ञानिक और ठोस आधार कहेंगे कि अकबर ने प्रदान किया था, उसने प्रदान किया। और आप देखते हैं कि टोडरमल उस समय का एक जाना माना वित्त मंत्री था उनके काल का। मीर फतहुल्लाह सिराजी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाले व्यक्ति, उसका सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। तो आप कहेंगे कि इस पर तो ये पद्धति सिर्फ भूमि की पैमाइश पर नहीं थी, कितना उत्पादन होगा, कैसे होगा, सारी व्यवस्थाएं। आप कहेंगे कि उसमें कितना आपूर्ति सैनिकों को जाएगी, जब नाप जोख पर आधारित आई तो उसको कहीं कहीं देखिए उसकी रसद आपूर्ति भी इस प्रकार से उसमें प्रभावित थी। और इस प्रकार से आप कहेंगे पहली बात इसमें क्या है? पहली बात बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रही है, कह रहे कि गियासुद्दीन तुगलक के चेहरे और दाग प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया और उसने सैनिकों के बीच असंतोष का कारण बन गई। याद रखिएगा कि जब हम लोग गियासुद्दीन तुगलक को पढ़ेंगे, कह कि गियासुद्दीन तुगलक चेहरे और दाग प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया, क्योंकि यह सैनिक असंतोष का कारण। कहेंगे दूसरी बात रंग, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये दाग और चेहरा और इसके बाद हुलिया, ये आप कहें कि सल्तनत काल से लेकर के और मुगल काल के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में आपको दिखाई देता है। देखते कि कैसे आयाम रूप में दिखाई देगा। पहली बात अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत किसने किया? कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको शुरू किया। और इसके बाद आप जानते हैं कि सल्तनत कैसा है? आपके सल्तनत जो है कि सैन्य व्यवस्था है एक प्रकार की, यानी सैन्य राज्य के रूप में। जब कभी आप ऑप्शनल पढ़ेंगे तो सैन्य राज्य के रूप में सल्तनत कैसा प्रतिनिधित्व करता है? सैन्य राज्य के रूप में करता है। सेना के बल पर ही आप सत्ता को बनाकर रख सकते हैं। आज हमारे पास क्या है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन तब तो डेमोक्रेसी थी नहीं। तो आप कहेंगे डेमोक्रेसी तब नहीं थी, तो इसका मतलब है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के इसकी शुरुआत इसने की। जब गियासुद्दीन तुगलक आता है, जीटी आता है, गियासुद्दीन तुगलक जब आता है तो गियासुद्दीन तुगलक आकर के आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि इसको समाप्त कर दिया, इसने रोष तो था लोगों में, क्योंकि उनको इनको नगद वेतन इसने दिया। और शायद में पीछे मुझे याद आ रहा है हलफला झलफला जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसमें दोनों प्रकार की व्यवस्था थी। वो जागीर भी प्रदान किया था सैनिकों को और नगद वेतन भी दिया। और इसने क्या किया कि सैन्य प्रशिक्षण को आप देखेंगे इसने एक महत्वपूर्ण आयाम माना और कहा कि सेना का समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। अगर सेना का प्रशिक्षण नहीं होगा तो मामला बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है कि इसने क्या किया कि पूरी तरह इसको समाप्त नहीं किया, ढिलाई जरूर दिया, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण से लेकर के और इस प्रकार की व्यवस्था को बनाए रखा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों लेकर के आया? आप भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लेके आया था, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। क्योंकि सारे जो सरदार थे तुर्के चलगानी के लोग, पूरा अड्डा बना लिए थे, लूट का अड्डा बना लिए इसको। और इसके बाद अपने जो है कि घोड़े और सैनिकों को जब दिखा, जैसे सुल्तान के सामने प्रदर्शन करना होता था, तो सुल्तान के सामने प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं वो, और जाने के बाद आप देखेंगे फिर क्या करते हैं वो कि दूसरे का उधार लेकर के दिखा देते थे और उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते थे। और वो रकम क्या करते थे? वो रकम अब जो कि गलत जो एक तरीके से लेते थे। तो उसने इसी व्यवस्था को इसलिए लेकर के आया था। तो ये तो भ्रष्टाचार को रोकने का एक प्रमुख आयाम था और यही कारण है कि इसने भी इसको बना के रखा, इसको समाप्त पूर्णतः नहीं किया था। हाँ, ढिलाई जरूर उसने किया था। तो दूसरी बात गलत हो गई। फिरोज तुगलक सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया, वेतन के रूप में वजह आवंटन प्रारंभ कर दिया। मैंने पीछे मुझे याद आ रहा कि आप लोगों को इसके बारे में चर्चा मैंने आपसे किया था और मैंने आपको बताया था। इसकी अयोग्यता के रूप में अगर आप देखेंगे ना, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप देखेंगे
इस सैन्य दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, सैन्य दृष्टिकोण से अयोग्य व्यक्ति था। और मैंने आपको पीछे बुलाते समय कहा था कि अगर इसके अंदर सैनिक गुण आ जाए और सारी चीजें हो जाए तो हम मान के चलेंगे कि ये बहुत बेहतरीन सुल्तान हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा आप कहेंगे कि हुआ नहीं। और ये सुधार में बहुत काम किया था इसने तय किया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए कि किसी को जागीर प्रदान, वजह प्रदान कर दिया, इसने कोई भूखम प्रदान कर दिया, तो वो अगर मान लीजिए कि आप क्या करेंगे कि जब आप हटेंगे तो आपके बेटे को, आपका बेटा नहीं तो आपको दामाद को मिलेगा। और इतना निकृष्ट व्यक्ति था, ये तो स्वयं सेना में भर्ती होने के लिए मतलब कि 2 टंका इसने खुद दिया था। तो अब आप सोचिए कि ये कितना बेकार आदमी रहा होगा कि सुल्तान स्वयं जो है कि अपने लोगों को क्या कर रहा कि रिश्वत दे रहा। तो इसका मतलब है इसमें 1 और 3 करा कि कौन सा सही है, तो अब की बार कौन सा होगा, कहेंगे दूसरी बात गलत हो गई। और इसके बाद आप कहेंगे 1 और 3 इसमें सही। कह रहे कि मध्यकालीन भारत में नौरिया तकनीकी कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। नौरिया क्या होती है? नौरिया देखिए एक सिंचाई तकनीकी प्रयोग है। तो नौरिया उसी के बारे में आपसे कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें जैसे अब देखते हैं अर्घट, घंटी यंत्र, गियर प्रणाली, जब हम पीछे चर्चा आपसे कर चुके हैं इसके बारे में, तो एक प्रकार की सिंचाई तकनीक है। और उसी को समझना हम लोगों को देखना कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भारत की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले गियर चक्र का पहला स्पष्ट विवरण बाबर में मिलता है। तो आप कहें कि पहली बात तो बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रही है। और इसमें आपसे कह रहा कि जब पीछे में जो चर्चा आपसे कर रहा था, तो जो पीछे चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि बाबर ने अपनी बाबरनामा में इस गियर यंत्र प्रणाली की चर्चा आपको करता, ठीक है। तो मध्यकालीन में, उसके पहले भी हो चुका, जैसे आप देखेंगे कि इधर हर्ष के काल में, लेकिन अब चूंकि हमको मेडुअल की बात कर रहे हैं तो मेडुअल में अपने बाबर इसके बारे में पहली बार उल्लेख इस प्रकार की चीजें की चर्चा करता। और आप कहेंगे गियर प्रणाली की चर्चा वहां पर हमको देखने को मिलती है। तो पहली बात क्या है, बिल्कुल ठीक है। सल्तनत काल के दौरान नौरिया तकनीकी आगमन से दक्कन पठार पर कपास और रेशम उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो कहेंगे कि इसमें जो है कि देखेंगे जो आपकी सिंचाई प्रणाली है, तो आप कहेंगे इसमें जो क्रांतिकारी परिवर्तन की बात अगर आप कहेंगे तो क्रांतिकारी परिवर्तन उसके पहले ही आ चुका था। यानी इसका मतलब है कि ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ नौरिया तकनीक से नहीं, उत्पादन प्रणाली की बात कर रहे हैं, रेशम उत्पादन की और कपास उत्पादन का। तो आप कहें कि इसमें जो है कि जो खासतौर से जो इनका जो सेंस निकल के आ रहा है वो वस्त्रों की बात आ रहा है। तो आप कहें कि नहीं, ये नौरिया प्रणाली सिंचाई कृषि तकनीक के बारे में है। और जहां तक अगर आपसे कपास और रेशम उत्पादन की चर्चा की बात कर रहे हैं वो आपको उससे है। तो आप कहेंगे इसमें क्या हुआ था, इसमें कहेंगे कि जो करघा, जो आप देखते हैं कि हमको सूचना पहले से भी मिलती है और इस काल में आकर के सूचना हमको और मिलती। तो आप कहेंगे इसमें जो चरखा और करघे की जो भूमिका थी ना, करघे की जो भूमिका थी उससे सिंचाई तकनीक मतलब कि जो वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया को बल मिला था। और उससे अगर आप देखेंगे तो व्यापक पैमाने पर इसकी सूचना हमको मिलती है। तो इसका मतलब है कि दूसरी बात हमको रंग कर रहे हैं, सिंचाई को लाकर के उन्होंने जोड़ दिया इसके उत्पादन से, वस्त्रों के उत्पादन से, जो कि बहुत उचित व्याख्या नहीं कर रहा। फिर करें कि फिरोज शाह तुगलक निर्मित नहर प्रणाली मुख्य उद्देश्य केवल शाही बागानों को पानी पहुंचाना था। याद रखिएगा कि यह भी बात गलत हो गई। आप कहेंगे कि फिरोज शाह तुगलक को अगर आप पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं कि आप कहेंगे कि अनेक प्रकार की नहरों का, अनेक प्रकार की जो बड़ी नहरें हैं ना, उसका निर्माण शुरुआत किसने किया था, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि गियासुद्दीन तुगलक के काल में कृषि उत्पादन के लिए नहरों का विकास होता है। तो आप कहेंगे कि बड़ी जो नहरें हैं ना, बड़ी नहरों का अगर आप विकास कहेंगे तो इसके काल में जैसे एक उलुक खानी नहर, जो आप देखेंगे कि 150 मील लंबी थी, तो आप कहेंगे 150 मील जो है कि लंबी, आप देखेंगे कि लंबी नहर आपको सूचना हमको मिलती है। और आज भी इस नहर है। और आप जानते हैं कि ये कृषि के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दिया था, बहुत सारे करों को समाप्त किया, लेकिन एक सिंचाई कर इसने लागू किया था, सिंचाई जिसको हर्ब ए शुरू कहते थे, सिंचाई कर को अगर आप देखेंगे जिसको हर्ब ए शुरू के नाम से आप जानते हैं, जो कुल उत्पादन का 1/10 था।
तो आप कहते हैं कि इसने क्या किया था कि आपके दिल्ली और भरतपुर में अगर आप देखेंगे तो बाघों को लगवाया था। यहां पर 800 बाघ थे, यहां पर 1200 बाघों को लगवाया और आय का एक साधन बना लिया। तो कह सिर्फ शाही बगानों के लिए नहीं, बल्कि वो आम किसी के डेवलपमेंट के लिए भी उसने किया। और उसने उस सिंचाई जो नहरों का प्रयोग लोग करते थे, उसको अगर आप देखेंगे तो 1/10 आपको, ये 1/10 आपको देना पड़ता था उत्पादन का। तो इसका मतलब है कि तीसरी बात भी गलत हो गई। अब इसका उत्तर क्या हो गया? आप कहेंगे इसमें कौन सही है, तो कहेंगे केवल एक सही है, केवल एक इसमें सही है। जरा आज के बराबर प्रश्न में चर्चा कर लेते हैं। क्या करा? दिल्ली सल्तनत के उलेमा वर्ग सुल्तानों के मध्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कर लेते हैं विचार, देखते क्या करें। करे कि सुल्तान बलबन ने जिल ए अल्लाह इलाही की उपाधि धारण कर राजनीतिक निर्णय में उलेमाओं के सलाह को अनिवार्य कर दिया। आइए जरा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। याद रखिए कि जो गयासुद्दीन जो बलबन था ना, गयासुद्दीन बलबन की अगर बात आप करेंगे तो गयासुद्दीन बलबन की अगर बात किया जाए तो ये बहुत कुछ उतार चढ़ाव देख चुका था। और इस उतार चढ़ाव में अगर आप देखेंगे तो ये समझ गया कि जब तक हम मध्यस्थों को, चूंकि इसके काल में आकर के सल्तनत का जो आप देखेंगे कि जो प्रतिष्ठा गिरी थी, वो प्रतिष्ठा उसको उठाना था। बहुत बड़ा नौटंकीबाज था। मैं जब इसको पढ़ता हूं तो इससे बड़ा नाटकबाज शासक मुझे कहीं मिला ही नहीं, जितना बड़ा नौटंकीबाज है। और इतना बड़ा नौटंकीबाज ये है, कितना रंग बदलेगा दिन भर में। ट्रम्प जैसा है जो वर्तमान में हमारे ट्रम्प साहब हैं, ये बिल्कुल ट्रम्प का टू कॉपी है। ठीक है। अब ये क्या कहता कि बहुत बहानेबाज, बहुत एक प्रकार से आप कहेंगे कि उस प्रकार का प्रश्न था। ये जानता था कि सबसे पहले हमको करना क्या होगा, कि सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी वंशावली निकलवा करके अपने अफरासियाब वंश का बनाया। आप देखते हैं कि दो उपाधि इसकी है। एक उपाधि है जिल ए अल्लाह की, जिल ए इलाही या अल्लाह की आप कहेंगे। दूसरी आप कहेंगे कि नियामत एक खुदाई, नियामत एक खुदाई इसकी उपाधि। कहा कि जब नियामत खुदाई का मतलब क्या है? मैं खुदा का बंदा हूं। अपने आप को जो दैविक उत्पत्ति की अवधारणा हम लोग स्वीकार करते हैं हिंदू शासकों में, ठीक उसी प्रकार की बात तो ये भी है। तो कहीं कि ये कह रहा कि अपने आप को नियामत खुदाई, कहता कि मैं भगवान का बंदा हूं। तो भगवान का बंदा कौन नहीं होता? तुम अलग से हो गया, सब भगवान के। लेकिन ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि मैं नियामत खुदाई यानी खुदा का प्रतिनिधि हूं। और जब खुदा का प्रतिनिधि हूं तो मैं किसी की बात मानने के लिए बात नहीं। मैं रेगुलेट कहां से होता हूं? रेगुलेट होता हूं आपको अल्लाह से। तो अल्लाह से रेगुलेट होने वाला व्यक्ति किसी दूसरे की बात क्यों मानेगा? कह कि जिल ए इलाही यानी इस पृथ्वी का भगवान हो। तो जब ये बातें साबित करता तो कहता कि हमको मध्यस्थों की अब जरूरत नहीं है, मध्यस्थों की जरूरत नहीं। जैसे आप देखते ना कि अशोक क्या कहता है, देवा नाम प्रियदर्थे, जो देवताओं में प्रिय हो। तो जब कोई देवताओं में प्रिय होगा, देवताओं का जो प्रिय होगा, तो उसको किसी की जरूरत है। और यहां तक जब इसका बेटा मारा जाता है तो बर्नी कहता है कि ये मतलब भौकाली भी था ना, ये अपने भाव भंगिमा को जब इसको सूचना दी गई कि मंगोलों के आक्रमण, तमर के आक्रमण में मारा गया, तो उसी प्रकार से बैठा लगा कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाई भगवान का भेजा हुआ दूत है ये, तो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। अब बात रही है कि जब इस प्रकार की बातें आई, देखिए बर्नी कहता है कि जब अपने घर में जाता है लाल महल में, तो ऐसा होता है कि उसकी रोदनी की आवाज हम महल के बाहर भी सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि तो कहिए कि मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए इसने किया था। तो कह रहा कि इसका मतलब जिल इलाही की उपाधि राजनीतिक निर्णयों में उलेमाओं की सलाह अनिवार्य बना दिया। कहेंगे गलत हो गई, अनिवार्य नहीं बनाया, बल्कि क्या बनाया? बल्कि वो इसलिए बनाया कि उसको मध्यस्थों को समाप्त करना था। फिर कह रहा कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में पहला सुल्तान जिसने उलेमा को राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से नकार दिया और शासन को जवाबियत क्या? मैंने आपको कहा कि जवाबियत जो कई बार सवाल आपसे पूछा गया, आप कहें कि देश काल के अनुसार जो कानून होता है, यानी राज्य के अनुरूप, अगर आप कहेंगे अनुरूप जो कानून होता है, उसी को हम जवाबियत बोलते हैं।
जवाबियत करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसने ये बताने की कोशिश किया है कि उलेमा, लिखित सुल्तान सुल्तान अपना पहला सुल्तान था जिसने उलेमा के राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह नकार दिया और शासन में जवाबियत को चलाया। तो कहेंगे बिल्कुल सही बात है, इसको चलाया। तो दूसरी बात तो बिल्कुल सही हो गई। तीसरी बात क्या कर रहे हैं हमसे, मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं के न्यायिक विशेषाधिकार को समाप्त कर उन्हें राज्य के सामान्य कानून के अधीन लाया। बिल्कुल बात सही है। इसने कहा किसी उलेमा को ना, तो तीसरी बात भी सही है, इसने क्या किया कि जो इनके विशेषाधिकार, इसके अगर जब हम लोग कभी पढ़ेंगे तो इसके दो चरण, एक शुरुआती चरण, एक दूसरा चरण। शुरुआती चरण में अगर आप देखेंगे ना, तो शुरुआती चरण में इस बात की सूचना हमको मिलती है कि इसने इन उलेमाओं को माना नहीं, लेकिन बाद में जब दबाव में भयंकर अकाल पड़ा तो फिर इसने मानने लगा। एक प्रकार से खलीफा को मान लिया, खलीफा को अपने सिक्के पर उत्कीर्ण भी करवाया। तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि ये किसने क्या किया कि जो उलेमाओं का विशेषाधिकार था ना, उलेमा का जो विशेषाधिकार था, विशेषाधिकार आप कहेंगे उसको समाप्त किया था। लेकिन वो पहले चरण की बात है, फिर बाद में थोड़ी सी इनके प्रति, लेकिन ये है कि उनको जो रॉयल्टी मिलती थी उसको खत्म कर दिया था। तो कहेंगे इसमें क्या सही है, करें कि कौन सा सही है। इसमें 2 और 3 जो आपकी बात है, इसमें आपको एग्जैक्ट, यानी 2 और 3 इसका सही। चलिए 13वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या करा। विजयनगर साम्राज्य के नगर नियोजन किलेबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देखते हैं किसमें समझते हैं किसमें क्या। कह रहा कि अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर 7 पंक्तियों में वाले दीवारों से घिरा, जिसने न केवल शहर को बल्कि किसी क्षेत्र में जंगलों को भी घेर रखा है। देखिए जब इसने दौरा किया था तो सबसे पहली बात यह है कि जब सवाल आपसे पूछता ऐसा, तो आपको याद रखना है कि अब्दुल रज्जाक था। तो जो आप कहेंगे इसमें अब्दुल रज्जाक, अगर आप देखेंगे तो कई बार सवाल आपसे पूछा गया कि ये ईरान के शाहरुख के दरबार से, जो ईरान इसी को फारस कहते हैं, फारस के दरबार से अगर आप देखेंगे तो भारत आया था और इसने विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा की चर्चा भी की। कहता है कि जो है कि वो बताता है, इस बात की चर्चा करता है और किसके काल में आया, देवरादुर्दी के काल में आया। तो माना यह जाता है कि इसने क्या किया कि इसमें आप देखेंगे कि यहां पर आकर के इनकी प्रतिष्ठा की बात को वो करता है और वो कहता कि जो अंदर है ना, वो बताने की कोशिश करता है कि अब कहता कि मैंने जितने भी राज्य देखे, सबसे शक्तिशाली दुनिया का राज्य आपको दिखाई देता। और कहता कि किले के अंदर सारी व्यवस्था, और कहता कि किले के अंदर, अब जैसे रीजन बताता है कि कृषि भी वहां पर होती है, तो कहता कि वहां पर कृषि के भी साक्ष्य इसको मिलता है। कारण क्या कि मान लीजिए किसी का आक्रमण हो गया, मान लीजिए आक्रमण हुआ, तो आक्रमण में अगर आप देखेंगे तो समस्या क्या, जैसे आज भी अभी कभी मौका आप लोगों को ये मिलेगा और डीएमओ कार्यालय पे आप जाएंगे, कार्यालय का ऑफिस जो उनके घर होते, तो उनको एक बड़ा अच्छा खासा बंगला मिलता है, वहां पर बहुत बड़ी जमीन रहती है, उसी में कृषि भी करवाते रहते हैं अपने हिसाब से, बिल्कुल राजशाही जीवन। तो आप देखेंगे कि एक उसके अंदर क्या कहते हैं कृषि के भी, ताकि मान लीजिए कि अगर कभी आक्रमण हो और रसद सामग्री की अगर कमी हो जाए, रसद सामग्री की, तो उससे उसका काम चल पाए। तो वही बात वो कर रहे हैं कि जंगलों की तरह घेर रखा है और शहर को नहीं बल्कि कृषि को भी जंगलों में भी घेर रखा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसकी प्रतिष्ठा की चर्चा अब्दुल रज्जाक इस बारे में चर्चा करता है। दूसरी बात करें कि शहर की किलेबंदी मोर्टार, गारे या किसी जोड़ने वाले पदार्थ के प्रयोग से नहीं बल्कि किया गया, बल्कि पत्थर के फांकों के माध्यम से जोड़े गए। तो देखिए कि जो इसकी किलेबंदी की चर्चा ये करता है, तो बताता है कि मतलब इसको इतनी व्यवस्थित तरीके से फांकों के रूप में, जैसे जिसको झरोखा देते ना उसमें से निकला होता, तो कहता है कि उसको उस प्रकार से जोड़ करके पत्थरों से क्या करता है, गारा नहीं, स्पेशल प्रकार से कहते हैं कि उसमें फांकों का निर्माण किया जाता है और एक प्रकार से किले के मजबूती प्रदान करने की बात ये करता है। तो इसका मतलब दूसरी बात भी सही कह रहे कि विजयनगर के प्रवेश द्वार पर बने मेहराब और गुंबद तुर्की वास्तुकला के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी, चूंकि वो बहमनी और विजयनगर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल टाइप थे
और अभी आपने देखा कि जब पदों में इस प्रकार की सूचना मिलती है तो स्थापत्य कला के रूप में तो आप देखेंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं साहब जो है कि इसमें कुछ इस प्रकार की चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो आप कहें कि इनके प्रवेश द्वार जो मेहराब और गुंबद है वो बिल्कुल, क्योंकि इनके जितने भी स्थापत्य कला का को आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इस बात का प्रतिनिधित्व वो करते हैं, बताते हैं वहां पर गुंबद और मेहराब की जो सूचना, भाई यहाँ उत्तर भारत में भी आप देखेंगे, राजपूतों में भी देखेंगे इस तरह की सूचना हमको मिलती है। इसलिए तो इसको हम लोग इंडो इस्लामिक आर्ट भी कहते हैं। तो इनके प्रभाव की सूचना हमको यहां से मिलती रहती है। तो आप कहेंगे तीसरी बात भी इसमें सही है, तो वहां पर सूचना मिलती है। करें कितने सही है, कहेंगे सभी तीनों सही, इसके बारे में सूचना हमको यहां से मिलती है। आइए जरा आगे चलते हैं, आज के 14वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 14वां प्रश्न क्या कह रहा कि अमीर खुसरो के सामाजिक शोषणों के साहित्यिक और ऐतिहासिक योगदान के कथनों पर विचार करिए। कह रहा कि इनकी रचना खजाइनुल फतूह अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का विस्तृत वर्णन। अब देखिए आगे मैंने कहा कि जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत विद्वान, बहुत योग्य व्यक्ति थे। और इनके बारे में अगर सूचना देखी जाए तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जो इनकी रचना खजाइनुल फतूह है, खजाइनुल फतूह, उल फतूह अगर आप देखेंगे फतूह की, तो आप कहें कि इसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के 15 वर्षों का सैन्य अभियानों के बारे में वर्णन है। कहेंगे कि इसमें सैन्य अभियान यानी 15 वर्षों का आप कहेंगे कि इसमें वर्णन किया गया। इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी, और उसमें आप देखते कि दक्षिण भारत ये भी गए थे, और इनके दक्षिण भारत के जैसे उसमें दक्षिण भारत की भी उत्तर भारत की, दोनों की चर्चा इसमें की गई। अब मात्रा यह कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इनके दक्षिण भारत अभियान करने वाला कौन था? अभियान आप कहेंगे मलिक काफूर था। मलिक काफूर की सूचना हमको मिलती है, मलिक काफूर की सूचना हमको प्राप्त होती है। तो मलिक काफूर की सूचना हमको यहां से मिलती है। और यहां तक कि जब आप चर्चा करते तो कहते हैं कि रामेश्वरम तक बढ़ गया था, और रामेश्वरम में जो एक मस्जिद का उसने निर्माण करवाया था। इसका मतलब है कि सूचना हमको यहां से मिलती है। तो इनके अलाउद्दीन खिलजी की खजाइनुल फतूह में उनके सैन्य अभियानों के बारे में वर्णन है, और 15 वर्षों का चर्चा उसमें की गई। तो पहली बात बिल्कुल एग्जैक्ट, दूसरी पहली बात सही। दूसरी तरह कि उसमें उन्होंने नूर सिपहर में भारतीय जलवायु, भाषाओं और ज्ञान की प्रशंसा की, जो भी मैंने आपको चर्चा की। तो आप कहें कि जो नूर सिपहर है, जिसमें आप कहें कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के निर्मित स्वरूप का वर्णन भी, और उसमें अगर आप कहेंगे तो जलवायु और भाषाओं, मैं कहता हूं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि, भारत की जिस प्रकार की छवि को पेश करने की कोशिश अमीर खुसरो साहब करते हैं, और मैंने आपको बताया कि हर क्षेत्र में पारंगत बंदा बेहतरीन तरीके से सब चीज कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या है, आप कहेंगे कि बिल्कुल बात सही है। और एक चीज इसमें नया जोड़ लीजिए कि इसमें आप कहेंगे कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो अपने को सल्तनत काल में स्वयं को जो है कि उसने खलीफातुल्लाह अल बासिक बिल्लाह, धर्म का प्रधान, अपने आप को सब कुछ उसने मान लिया, जैसे ट्रंप मान लेते अपने आप। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या है, नूर सिपहर में कहते कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का निर्लज स्वरूप, और इसके बाद आप देखेंगे उसमें इन सब चीजों की चर्चा की गई है। और आप कह सकते हैं कि ये अपने आप को स्वयं को इसने क्या किया, अपने आप को खलीफा कहा था। सवाल कई बार आपसे पूछा गया, जिसने अपने आप को धर्म का प्रधान, कभी कभी उपाधियां पूछ लेता है, खलीफातुल्लाह अल बासिक बिल्लाह, धर्म का प्रधान, सब अपने आप को साबित कर दिया इस बंदे ने। इसके बाद अगर आप देखेंगे, कह रहा कि मिफ्ताह उल फतूह जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का। तो याद रखिएगा कि चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सूचना मिलती है कि निजामुद्दीन औलिया की तरह 7 सुल्तानों का काल देखे थे। 7 सुल्तानों का काल इन्होंने भी देखा था, क्योंकि गुरु जी के साथ ही इनका देहांत हो गया। इतना अपने गुरु से प्यार करते थे कि जब उनका देहांत हुआ, ये भी दुनिया छोड़ दी। ठीक है, तो आप याद रखिए जो मिफ्ताह उल फतूह आपकी है ना, इस मुफ्ताह तो कि जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, जलालू भाई के भी, जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। तो इसमें याद रखिएगा कि खजाइनुल फतूह जो है कि आपको अलाउद्दीन खिलजी,
मिफ्ता उल फतह जलालुद्दीन खिलजी के शहर अभियानों का वर्णन। आप कहेंगे तीसरी बात भी इसमें एग्जैक्ट है, यानी तीसरी बात भी इसमें आपसे सही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे कि आज का 14वें प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर आपको मिल गया, कहेंगे कि इसमें तीनों बात बिल्कुल एग्जैक्ट लग रही है, 1 2 3 सारी बातें इसमें सही। ठीक है, इसका मतलब आपको सही। आइए आज के 15वें सवाल का, और आज का ये अंतिम सवाल होगा। मतलब है कि आज अभी पहली टॉपिक आपको पहली भाग हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा भाग आज मिल रहा है, तीसरा भाग फिर आपको मिलेगा। कुल आपको यहां से हम लोग 40 क्वेश्चन रखे। कह रहे कि मध्यकालीन भारत में व्यापारिक मार्गों और डाक प्रणाली के कथनों पर विचार करिए। अब जन तक जैसा कि आप जानते हैं कि जब से इब्न बतूता को अब पढ़ेंगे तो आपको इस बात की सूचना मिलेगी कि इस काल में अगर आप देखेंगे तो डाक प्रणाली की चर्चा इसको मिलती है, जो इनकी रेला पुस्तक जैसे डाक प्रणाली के बारे में, उसी प्रकार से जब तबकात ए नासरी की चर्चा की जाती है तो आप देखते हैं कि उनके काल में अगर आप देखेंगे तो वो पुलिस चौकियों की चर्चा की जाती है। फतह उल सलातिनी में आप कहेंगे उसमें चरखे की चर्चा की गई, तो अलग अलग साहित्यों की गई। तो इब्न बतूता की चर्चा अगर करें तो कहेंगे डाक प्रणाली, उलूक यानी डाक, और दावा पैदल। तो अगर हम लोग इनकी रचना पढ़ें रहला को, इब्न बतूता की चर्चा अगर किया जाए तो आप कहेंगे कि इब्न बतूता के बारे में, अच्छा कभी कभी आपसे पूछता ना कि कहां का रहने वाला था, मोरक्को का था, देखिएगा मोरक्को का निवासी अफ्रीका, कभी कभी आपसे ऐसे पूछता अफ्रीका का। और अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इसका मूल नाम था, भारत की यात्रा पर आया था। इसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी पुस्तक। और याद रखिएगा कि इसकी खासियत क्या है। अगर इसकी खासियत के बारे में चर्चा अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप कहेंगे डाक व्यवस्था का भी इसने वर्णन किया है, और उसमें 2 अध्याय है। एक तो आप कहेंगे जो घोड़ों के माध्यम से, और एक कहते हैं पैदल माध्यम से। और इसमें जो है ना कि जब उसको तुलनात्मक अध्ययन करता है तो ये बताता कि ये बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि 3/4 पर आप देखेंगे तीव्र गति से चलती थी। इसमें सोताते नहीं थे, 1.25 मील चले दूसरे को देती है, फिर तीसरा, ऐसे लग चलते, थकते नहीं थे। तो आप कहें कि उसकी व्यवस्था का बहुत बेहतरीन जो वर्णन इसमें किया। तो पहले ज्यादा देख लेते हैं कि और कुछ है क्या, दावा किया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि इसमें, और याद रखिएगा कि इसको काजी का पद भी मिला था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना राजदूत बनाकर के चीन भी भेजा था तेगुन तिमूर के दरबार में। तो पहली बात क्या होगी कि बिल्कुल सही है, 2 दावों की चर्चा करता। फिर कहा कि पैदल डाक प्रणाली अश्व डाक प्रणाली की तुलना में अधिक तीव्र और विश्वसनीय, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इसने किया तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बताया कि जो पैदल वाले थे, जो गुप्तचर थे, जो वरीद जिसका प्रमुख हुआ करता था, तो आप कहेंगे कि इनके बारे में जो सूचना हमको मिली है वो सूचना ये मिली है कि इससे जो है कि वो उनकी जो तकनीक थी वो अश्वारोहियों की तुलना में, चूंकि उसको इंतजार, उनको आराम नहीं करना, इंतजार नहीं करना, ये छोटी छोटी दूरी पर काम करते थे, तो ये बड़े विश्वसनीय होते थे। आप कहेंगे इसकी दूसरी बात बिल्कुल सही। कह कि सल्तनत काल के दौरान रेशम मार्ग पर भारतीय नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया। कहेंगे कि ये बात तो गलत हमको हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि जो नियंत्रण समाप्त करने की बात है इसको अभी हम लोग 3-4 बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसके बारे में विशेष कोई चर्चा करने की कोई जरूरत है नहीं। आप कहें कि इसमें तीसरी बात इसमें क्या हो गई, गलत हो गई। इन्हीं के माध्यम से होकर के आप देखेंगे पूरा व्यापार और वाणिज्य हमारा संचालित हो रहा, सारी चीजें हमको यहां से मिल रही है। तो ये कहना कि ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, ये शायद सही नहीं होगा। तो इसका मतलब तीसरी बात क्या हो गई, इसमें गलत हो गई। तो आप कहें कितने सही हैं, तो आप कहें कि केवल 2 सही हैं, तो 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन आज भी करवा दिया हूं। 10 क्वेश्चन इसके पहले उन बच्चों से निवेदन मेरा होगा कि जो लोग पहला इसका पार्ट नहीं देखे हैं, पहले भाग को आप देखिए, उसमें भी क्वेश्चन है, और दूसरा भाग आज आपको मिल गया, और तीसरा भाग इसके जस्ट बाद आपको मिल गया। और इसमें पहले तो हम लोग सोचते थे कि पूरी एक सीरीज में आपको 40-50 क्वेश्चन कराया जाए, लेकिन बाद में हम लोगों ने तय किया कि एक बार में थोड़ा लेंदी हो जाता, 3-4 घंटे की जो क्लास है, 4 घंटे की,
वो देखना ठीक नहीं होगा। तो टीम ने हमारी तय किया, संस्था ने तय किया, हम इसको छोटे छोटे खंडों में करते हैं, ताकि आपका जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप एक काम करिए कि आप इसमें सीरीज को देख लीजिए, और देखने के बाद जो है कि आप इसको करिए, ताकि आप छोटे छोटे खंडों में, जैसे पढ़ने का मन नहीं है तो एक आपने पार्ट उठाया और उसको सॉल्व कर लिया, फिर दूसरा अगर कुछ इसमें नया मिला तो उसमें आपने रख लिया। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो आज का अगर आप देखेंगे तो आज यही तक रहेगा, फिर तीसरे भाग का आप लोग वेट करिएगा, तीसरा भी मिल जाएगा आपको। तो अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है।